मंत्री हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक प्रदान करे हैं। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी ने किसान विरोधी कानून बनाकर हजारों किसानों की मौत का कारण बनी है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के किसानों के लिए अभिशाप बन गई है, जहां 3 घंटे बिजली पर्याप्त है। केसीआर का शासन हर बार के लिए होनी चाहिए। हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना के लोग अगर 3 घंटे का करंट कही जाने वाली पार्टी को बाहर करना चाहिए तो केसीआर को तीसरी बार जिताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में लड़ रहे हैं तो केसीआर हमारी रक्षा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं तो केसीआर की पार्टी ने दल बदल कर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार को तेलंगाना के लोगों की जान की परवाह नहीं है। ऊपर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से फोन पर बात करी है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार का भ्रूणदान कार्यक्रम सोमवार को होगा। इसी क्षेत्र के एक नेता किशन रेड्डी से पूछा गया है कि क्या उनके पास मुंह नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्या किशन रेड्डी ने केंद्र से बात कर फंड और काम की व्यवस्था करी है। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना बाढ़ पर केंद्र को रिपोर्ट देंगे। रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि केंद्र तुरंत 1000 करोड़ रुपए जारी करे। ఎమర్జెన్సీ కిందనే చేయాలి కదా, అత్యవసర కింద గుంతలు పడి ట్రాఫిక్ ఎక్కడ జనాలకి పాటు అయితే చేయాలి కదా, దానికి ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవరు టీఎంసీ గణపతి రెడ్డి గారా? गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी बाढ़ राहत समन्वय समिति एवं नियंत्रण कक्ष समिति की बैठक हुई है। कोंदंडा रेड्डी सगिशेट्टी जगदीश की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। इसी बैठक में कांग्रेस नेता प्रसाद कुमार और चंद्रशेखर, अनिल और चामला किरण रेड्डी शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ कोंदर रेड्डी ने कहा है कि मोदी और केसीआर सरकार के तहत लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में हो रही बारिश के कारण परियोजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा है कि परियोजना के पानी से 1,50,000 एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। बताया जाता है कि इसी बरसात के मौसम में आने वाली यासंगी मेवी फसलों के लिए पानी नहीं है। अध्यक्ष पोचाराम ने कहा है कि इस वर्ष की मानसून खेती के लिए परियोजना के इतिहास में पहली बार 21 जून को पानी छोड़ा गया था। पोचाराम ने कहा है कि बांसवाड़ा राज्य ही नहीं बल्कि देश का वह विधानसभा क्षेत्र है जहां बरसात के मौसम से पहले रोपाई होती है। और सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में भरपूर बारिश हुई है। विपक्षी दलों के भारत गठबंधन पर अमित शाह की टिप्पणी निरर्थक है। वह सोनिया गांधी का इतिहास जानना चाहते हैं और उस पर बात करना चाहते हैं। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाली नेता कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर सोनिया को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो वह उसी दिन बना देती। वीएच ने कहा है कि सोनिया गांधी देश के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अमित शाह यह नया एलिगेशन लगा रहा, ऑल अपोजिशन इंडिया के नाम पे जो अपोजिशन 26 पार्टीज मिलके अपोजिशन बना, अब उनको एक नया काम शुरू हो गया। ये पार्टी में जितने लोग हैं वो अपने अपने बेटों को चीफ मिनिस्टर करने का काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी को बनाने के वास्ते, लल्लू प्रसाद यादव अपने बेटे को बनाने के वास्ते, स्टालिन अपने बेटे को बनाने वास्ते, हर एक के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहा। क्यों भाई, हमको मौका नहीं आया? आप सोचना चाहिए। सोनिया गांधी का सास मर गई तो भी, अपना हस्बैंड मर गई तो भी देश के वास्ते कांग्रेस को गरीबों के हित में काम करने के वास्ते आई। 2 मरतबा उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, मगर 2 मरतबा भी वो इनकार कर दी। इस हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा आदमी मनमोहन सिंह को करे और 10 साल में कभी प्रधानमंत्री के तरफ देखी नहीं। और राहुल गांधी को भी मौका था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता, केंद्र में सरकार में बन सकता था। क्यों नहीं बना भाई? आज बोल रहे कि राहुल गांधी जैसा कन्याकुमारी से कश्मीर तक फिरने के बाद लोगों में सोचना शुरू हो गया। कल तक आप पप्पू बोले, पप्पू जाके अभी पप्पा बन गया। अब उनसे डर के अब नए नए बातें कर रहे। मणिपुर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ,
शेम की बात है। हिंदुस्तान में महिलाओं को गौरव करने का, उनको इज्जत देने का तरीका है। देश आज़ादी हो गए 75 ईयर्स हुए तो अभी आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा। क्यों नहीं गए भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? आपको मालूम नहीं था क्या? अब होम मिनिस्टर है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, वो महिलाओं को नेकड करने का काम हुआ तो वो 1 वीक के बाद लोगों को मालूम होता। सबको दबाने का काम करे। आप कितना भी करो भैया, आने वाले दिनों में तुम्हारा काम को देखे झूठे वादे करे, 2 करोड़ नौकरी बोले नहीं दिए, काला धन लाऊंगा 15 लाख जमा करूंगा हर एक के अकाउंट में, वो भी नहीं करे, नौजवानों को नौकरी नहीं दिए, ऊपर से किसान 1 साल तक दिल्ली के बाजारों में बैठे थे, धूप में, छाव में, बारिश में, मगर उनको भी आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए। आखिर तुम नौकरी नहीं दिए तो नहीं दिए, 250 नौकरियां निकाल दिया ना भाई। आज पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट वालों को, अदानी को, जैसा विशाखा को जन्म हक्कू बोले उसको भी तू प्राइवेट वालों को दे रहा। तो इसी वजह से लोगों में सोच आया, अवाम ये चाह रही आप कितना भी करो, कोर्ट के जरिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। नीरव अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और ये मोदिया देश को लूट रहे बोले, वो फेस नहीं करके आज पार्लियामेंट से भी उनको हटा दिए। कुछ भी करो, आने वाले दिनों में तुम कितना भी डेस्परेट होके, कोई सुधर रहा नहीं उनको। अब बेटे को बनाना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी, देश का क्या करा रहे भाई? देश के वास्ते बताओ, एक काम करा क्या? बिलो पॉवर्टी वालों को कोई मुआवजा दिया क्या? मिनिस्ट्री बनाया क्या? नहीं बनाया। और 250 मुसलमानों का रिजर्वेशन भी तुम हटाते हो, तो उसमें गरीब लोग नहीं है। अमित शाह जी ये बातें बंद करो, आने वाले दिनों में तुम्हारा दुकान बंद होने वाला है। आप कितना भी कोर्ट में कुछ भी कर लो, आज कोई ओबीसी को कोई हट नहीं करा। राहुल गांधी खाली मोदी देश को लूटा बोला, उसके ऊपर से केस बनाते हैं। कुछ भी करने दो, आने वाले दिनों में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। कुछ भी करो अमित शाह जी, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी आउट, राहुल गांधी इन। आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगा, बनेगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट ने कहा है कि सरकार खाली पदों को भरने की बात कहकर बेरोजगारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बताया जा रहा है कि गुरुकुल नोटिफिकेशन के लिए 2,60,000 लोगों ने आवेदन किया है। वेंकट चाहते कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि गुरुकुल अधिसूचना के संबंध में परीक्षा लिखना सुविधाजनक हो। तेलंगाना के कार्यकर्ता जट्टा बालकृष्ण रेड्डी ने किशन रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। किशन रेड्डी को संघवादी बताया गया है। जट्टा ने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर ने आदेश पर ही किशन रेड्डी ने उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया है। बालकृष्ण रेड्डी ने कहा है कि किशन रेड्डी का विचार बीजेपी में एक और नेता लाने का है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव के बाद अन्य पार्टियों को तोड़कर तेलंगाना में सत्ता में आने की योजना बना रही है। जट्टा ने सनसनीखेज टिप्पणी करी कि किशन रेड्डी को बीआरएस के साथ अंदर से समझौते के तहत भाजपा अध्यक्ष का पद दिया गया था। पूर्व विधायक एरवतीन अनिल ने कहा है कि हरीश राव के रेवंत रेड्डी की आलोचना उचित नहीं है। तेलंगाना आंदोलन के दौरान तलसानी ने केसीआर की बातें कही थी। हरीश राव तेलंगाना आंदोलन का उपयोग कर रहे हैं। अनिल ने कहा कि तेलंगाना एक लुटेरा है जिसने संसाधनों को लूटा है। किरण कुमार ने कहा कि केसीआर, केटीआर, हरीश राव तेलंगाना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन में केसीआर के साथ काम करने वालों में कितने मंत्री थे। किरण कुमार ने आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे लोग हैं जो टीडीपी से आए और मंत्री बने हैं। हैदराबाद के पूर्व मेयर बंडा कार्तिका चंद्र रेड्डी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि यह शर्म की बात है कि तेलंगाना सरकार ने गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी और बंडानगर के निवासी बाढ़ के कारण समस्याओं से जूझ रहे हैं और एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। नगरवासियों की पीड़ा देखकर वह द्रवित हो गई है। हैदराबाद बांदा की पूर्व मेयर कार्तिका चंद्र रेड्डी ने शिकायत करी है कि वह लगभग 40 वर्षों से बिजली, ताजा पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से के बिना यहां रह रही हैं। उन्होंने सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अड्डा गुट्टा डिवीजन में मौडी बांदा नगर बस्ती का दौरा किया है।
शहर में भारी बारिश के कारण कुछ कॉलोनियां पानी में डूब गई है और स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नंदन रतन फ्राइड कृषि डिफेंस कॉलोनी पाटन चरुवु 113वां डिवीजन हैदराबाद में भारी बारिश हुई है। इसी के कारण कॉलोनी वासियों तक कमर तक पानी पहुंच गया है और उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण कॉलोनी के शीर्ष पर स्थित दोशाम तालाब भर गया है और नीचे पूरी कॉलोनी में पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों ने तालाब से पानी लाने वाली नहरों पर अतिक्रमण कर निर्माण शुरू कर दिया है। सूचना संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसावुलू ने कहा कि सूचना संरक्षण समिति ने 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके SHPS के सहयोगी के रूप में गठित चुनाव निगरानी समिति 9 वर्ष पूरे कर 10वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। समर्शा हंकू संरक्षण समिति से संबद्ध चुनाव निगरानी समिति ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। समर्शा हंकू संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवुलू ने कहा कि हैदराबाद के सदाबाद कार्यालय में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि अब तक जहां भी चुनाव हुआ है, चुनाव निगरानी समिति अपनी जिम्मेदारी के रूप में काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने कहा कि तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड में प्रवेश पाने वाले जियो नंबर 46 के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। सुझाव है कि इस संयुक्त उपक्रम से राज्य के सभी जिलों में ऐसी कांस्टेबल अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले के कांस्टेबल उम्मीदवारों ने जियो नेटर 46 को रद्द करने की मांग करी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जियो 46 को रद्द करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसी मामले में किसी को भी अधीर नहीं होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी स्वहित रद्द करने की मांग कर रहे हैं। खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार सभी जिलों के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने के इरादे से जियो 46 लेकर आई है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्योर SMA और इंडिया 6 अगस्त को नेकलेस रोड हैदराबाद में एक दौड़ का आयोजन करेगा। दौड़ के पोस्टर का अनावरण प्रसिद्ध चिकित्सक CCMB वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज R चांडक ने किया। एरा मंजिल हैदराबाद। डॉक्टर गिरिराज R चांडक ने छात्रों, युवाओं और जनता से दौड़ में भाग लेने का आग्रह किया। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवांशिक बीमारी है। यह रीढ़ की हड्डी में मोटर तंत्रिका कोशिकाओं को कमजोर कर देता है। उन्होंने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक शक्ति, चलने, खाने या सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये शिशु मृत्यु दर का प्रमुख आनुवंशिक कारण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन एक में उत्परिवर्तन के कारण होता है। विश्व बाघ दिवस के मौके पर हैदराबाद फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य वन अधिकारी RM डोबरियाल ने कहा है कि दुनिया भर में मौसम की बदली परिस्थितियों, वातावरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए खतरा बन गई है। वनों का संरक्षण ही इसका एकमात्र उपयुक्त समाधान है। मुख्य वन अधिकारी RM डोबरियाल ने कहा है कि बाघों की प्राथमिकता ही वनों की सुरक्षा की कुंजी है। इसे सभी को समझना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में किए गए कार्यक्रमों ने बाघों की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 3177 बाघ है। Corona days, the supply of oxygen was one of the important aspects. Coming to the Global Tiger Day, as I said, at the time of independence, the country was roughly having 40,000 tigers, and then the number went down and down, and those are the days when the kings and their people used to feel pride by killing the number of tigers. And I was told by our OSD Mr. Sankar, he is sitting here, that still there is a stone lying somewhere in Ahmedabad. अगले चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता संभालेगी, किस पार्टी को होने वाला है फायदा, कौन सा विपक्ष है जो सत्तारूढ़ BRS को चुनौती देगा, विपक्ष की ऊंचाई क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी ताकत क्या है, देखिए कहानी। तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी पिछले 2 साल से रणनीति बना रहा है, लेकिन बीजेपी चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाती दिख रही है। 2009 के चुनावों में संयुक्त आंध्र प्रदेश में बीजेपी के 2 विधायक जीते थे,
इसमें 2014 में निजामाबाद शहरी से चुनाव लड़ने वाले मौजूदा विधायक लक्ष्मी नारायण हार गए। 2014 में टीडीपी के साथ गठबंधन करने वाली बीजेपी ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 5 सीटें जीती। इसके बाद 2018 के चुनाव में टी राजा सिंह को छोड़कर बाकी सभी सीटिंग हार गए। 105 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। यहाँ पार्टी निर्माण की विफलता का उदाहरण है। – 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती, लेकिन मैदानी स्तर पर बीजेपी के पास इन 4 संसदीय सीटों के अंतर्गत आने वाली 28 विधानसभा सीटों पर विधायकों को खड़ा करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारी नहीं है। फिलहाल बीजेपी कम से कम 8 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। इन 28 सीटों पर कितनी मजबूत उम्मीदवार हैं? 2019 के संसद चुनाव के बाद कई नेता कांग्रेस, बीआरएस और अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व शामिल हुए कई नेताओं के काफ़ी तवज्जो दे रहा है और उन्हें पद भी दे रहा है। अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार भी इसकी समीक्षा नहीं की है कि जिन नेताओं को पद मिले हैं उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बल्कि अपने जिलों में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया है। बीजेपी में शामिल होने वाले नए नेता अपनी पुरानी गंध नहीं छोड़ पा रहे हैं और अनुशासन का दूसरा नाम कहे जाने वाले भाजपा में गुटबाजी कर रहे हैं। यह देख शुरू से ही भाजपा के सिद्धांत पर काम कर रहे नेता और कार्यकर्ता बेहद असंतुष्ट है। इसके अलावा बीजेपी तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने में पूरी तरह से विफल रही है। भले ही वे हुजूराबाद और दुपाका उपचुनाव जीत गए, लेकिन पिछले उपचुनाव से यह स्पष्ट हुआ है कि उम्मीदवारों की ताकत थी, न कि भाजपा की ताकत। बीआरएस जनता के इस संदेह को भी दूर नहीं कर सकी कि भाजपा की बी टीम है। नतीजा भाजपा पूरी तरह से ठंडी होती जा रही है। यह तथ्य कि भाजपा के पास कम से कम 90 निर्वाचन क्षेत्र में कई उल्लेखनीय विधायक उम्मीदवार नहीं है, यह पार्टी का विफलता का प्रमाण है। इसके साथ ही यह सवाल बन गया कि क्या वर्तमान में भाजपा के 4 सांसद अपने क्षेत्र में कम से कम 4 विधायक सीटें जीत सकता है। मैदानी स्तर पर मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो बीजेपी सिंगल डिजिटल में सिमटती नजर आ रही है। तेलंगाना में बीजेपी का पतन खरीद कर लाया गया। दिसंबर 1980 में आयोजित भाजपा की पहली बैठक में वाजपेयी ने कहा, भाजपा एक अनोखी पार्टी है। जनता के मन में विश्वसनीयता कायम करके ही हम पार्टी बना सकते हैं। लोगों को हमारी पार्टी को राजनीतिक मंच पर बैठे स्वार्थी नेताओं के समूह से अलग करने में सक्षम होना चाहिए। नेताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि पद ही हमारा लक्ष्य है। भाजपा में उन नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है जो हमारे कुछ मूल्य के आधार पर पदों, स्थितियों और वित्तीय लाभों के लिए पागलों की तरह दौड़ते हैं। तेलंगाना के नेताओं ने अपनी मजबूत विचारधाराओं के साथ भाजपा की विशिष्टता को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया है। बीजेपी में मौजूदा हालात जिसे अनुशासन कहा जाता है उससे अलग है। प्रदेश पार्टी के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन वे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर पाए। तथ्य यह है कि नए अध्यक्ष किशन रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में कई नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। यही कारण है कि पार्टी में उथल पुथल अभी भी जारी है। फार्म हाउस खरीद प्रकरण, ग्रुप पॉलिटिक्स, ये सभी ऐसी राजनीति है जो वाजपेयी के बताए मूल सिद्धांतों के विपरीत जा रही है। इसका परिणाम ही तेलंगाना में बीजेपी के पतन का मुख्य कारण है। अब तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाली वामपंथी पार्टियां इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2009 में टीडीपी और बीआरएस पार्टियों के साथ गठबंधन में सीपीआई-एम ने 1 सीट जीती और सीपीआई ने 4 सीटें जीती। 2014 में राज्य के विभाजन के बाद सीपीआई-एम ने वाईपीए के साथ गठबंधन किया और सीपीआई कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती। बाद में सीपीआई विधायक रविंद्र कुमार पार्टी से अलग हो गए और बीआरएस में शामिल हो गए, जैसा कि वामपंथ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तेलंगाना के विभाजन के बाद सीपीआई-एम कैडर बिखर गया और 2018 के चुनाव से पहले सीपीआई-एम के नेतृत्व में एक नया बीएलएफ गठबंधन बनाया गया। सीपीआई-एम के राज्य सचिव तमिनेनी वीरभद्रम ने महाजन पदयात्रा के नाम पर लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी उनका आंतरिक समीक्षाओं में बीएलएफ के गठन को पार्टी की गलती के रूप में पुष्टि की गई और इसकी सराहना की गई। बीएलएफ फिलहाल सीपीआई-एम और सीपीआई पार्टियों का वोट बैंक पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके पास कोई सहायता समूह नहीं है। सीपीआई ने कांग्रेस,
टीडीपी और टीजेएस के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। चाहे उन्होंने कितना भी प्रयास किया हो, दोनों पक्षों के प्रयास विफल रहे। चूँकि दोनों दलों ने एक भी सीट नहीं जीती, इसलिए विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी नहीं रहा। यहाँ तक कि नलगोंडा और खम्मम के संयुक्त जिलों में जो वाम दलों के गढ़ है, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। मजलिस पार्टी ने घोषणा की कि वह अगले चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की काफ़ी आलोचना हो रही है कि एमआईएम पार्टी बीआरएस के फायदे के लिए बी टीम बन गई है। वैसे भी मजलिस पार्टी पिछली बार जीती 7 सीटों के अलावा इस बार 10 सीटें तक जीतने की योजना बना रही है। आगामी चुनाव में मजलिस को 4% वोट मिलने की संभावना है और सीटें भी बढ़ने की उम्मीद है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व वाली बसपा तेलंगाना में पहले की तुलना में मजबूत है। प्रदेश में बसपा की कमान संभालने के बाद उन्होंने बसपा को मजबूत करने और गांव-गांव तक बसपा को फैलाने की पूरी कोशिश की। खासकर पढ़े लिखे युवा उनके आकर्षित होते हैं, लेकिन बीएसपी पार्टी को आने वाले ज़्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी से। बसपा को जो वोट मिल रहे हैं वो से कांग्रेस पार्टी को कुछ हद तक नुकसान होगा। दलित वर्गीकरण का असर निश्चित तौर पर बसपा पर पड़ रहा है। हालांकि दलितों का एक ही वर्ग प्रवीण कुमार के साथ हाथ मिला रहा है। अगर प्रवीण कुमार सही पद चुनकर चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास जीतने का मौका है। भले ही वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राज्य भर में ऐसी पदयात्रा की है जैसे किसी अन्य महिला ने नहीं की, लेकिन पार्टी को लोगों की ओर से संतोषजनक समर्थन नहीं मिला है। पार्टी सिर्फ मीडिया में मौजूद है, यहाँ तक कि पालरू निर्वाचन क्षेत्र में भी, जिस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, स्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अब तेलंगाना में टीडीपी नाम मात्र की ही हो गई है। भले ही खम्मम में एक बड़ी सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई और भीड़ उमड़ी, लेकिन तेलंगाना में पार्टी के किसी भी नेता ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इस पार्टी के वोटर बीआरएस में शामिल हो गए हैं। विपक्षी दलों के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की विफलता के क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब हमें बीजेपी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी की बातें याद आती है। इस सृष्टि के सभी प्राणियों में लेमेक्स नामक मूसिका को सामूहिक आत्महत्या करने की लक्ष्य होते हैं। जनता पार्टी में नेताओं के आचरण की तुलना में मुझे किसी अन्य प्राणी में नहीं मिली। जनता पार्टी के पतन से आडवाणी की तुलना अब तेलंगाना में कांग्रेस और भाजपा नेताओं पर लागू होती है, क्योंकि लोग किसान ऋण माफ़ी, डबल बेडरूम, बेरोजगारी लाभ, बीसी को ऋण जैसे कई पहलुओं में बीआरएस का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस लोगों की भावनाओं पर विचार करने में विफल रही। उन्होंने आंदोलन खड़ा करने और लोगों को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास नहीं किया। आत्महत्या करनी जैसी गुटबाजी राजनीति के समय साथ गुजर रहा है। यदि सार्वजनिक मुद्दे आंदोलन का एजेंडा नहीं है तो अगले चुनाव में बीआरएस का कोई भी दल मुकाबला नहीं कर पाएगा। सही तरीके से जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं करते हैं तब तक किसी भी दल को फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूरत है अंदरूनी कलह को किनारे रखकर तत्काल एक्शन दिखाने की।